औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं माजू का मेहमान। मोहम्मद अली जनरल यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और हमने आज हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने नौजवानों को ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ तजुर्बा से गुजरे हैं और कामयाबी हासिल की हैं, ताकि हमारा नौजवान कुछ सीख सके और जब वो ज़िंदगी के रास्तों पर आगे कदम रखे, राहों पे आगे बढ़े, तो उसकी वो हर्डल्स जो आ रही हैं उसको किस तरह अबूर करेगा, इसको समझ सके। इसीलिए आज हमने यहाँ जहमत दी है इंजीनियर मोनिस इकबाल सिद्दीकी साहब को। आप हमारे साथ मौजूद हैं। इंजीनियर मोनिस इकबाल सिद्दीकी साहब IEEE के ऑनरी सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। इंजीनियर मोनिस इकबाल सिद्दीकी साहब का तारुफ तो बहुत तवील है। मुख्तसर अगर देखा जाए तो एटलस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जनरल मैनेजर के तौर पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप जर्मनी में भी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से एक तवील आपके एक तजुर्बा है, आपने काम किया है। हमारी आज की गुफ्तगू ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अमूमन तो हम ये सोचते हैं कि IT और कंप्यूटर साइंस यही है जो इस वक्त जिंदगी रह गई है, तो क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग खत्म होती जा रही है। मोहम्मद अली जनरल यूनिवर्सिटी में दोनों डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं। आइए आपको मोनिस इकबाल साहब से गुफ्तगू का मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका माजू की इंतज़ामिया का मुझे इनवाइट करने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना का जो नाम है हम सब के लिए बहुत मोतबर नाम है, हमारे आइडियल हैं, लीडर के तौर पे, सियासतदान के तौर पे। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जो आपने कहा आप बताएं कि जर्मनी में क्या करते रहे, तो कुछ बातें बता दूंगा, सारी नहीं बता हम सारी पूछेंगे भी नहीं तो नौजवान फौरन चले जाएंगे। ठीक, चलो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। हम चाहते हैं कि अपने नौजवानों के सामने आपका अपना तारुफ थोड़ा सा आप बताइएगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आए कैसे और किन किन अदवार से गुजर के आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, जैसा आपने बताया, मेरा नाम मोनिस सिद्दीकी है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। आदमजी साइंस कॉलेज से मैंने इंटर किया प्री इंजीनियरिंग में, उसके बाद NED यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हुआ, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। जिस वक्त मैंने ग्रेजुएशन की तो NED यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होते थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम उस वक्त जो एक नया डिसिप्लिन शुरू हुआ था। अच्छा, मेरा हमेशा से जब भी मैं पढ़ाई करता था, दोस्तों से बात होती थी, फैमिली में डिस्कशन होती थी, एक चीज़ मुझे हमेशा से बड़ी क्लियर है कि दुनिया में जो भी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन हैं, जो थे, हैं और रहेंगे, वो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जिसको आप पेरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स कहते हैं। बाकी सारी जो हैं वो उनकी ऑफ शूट्स हैं, उनकी शाखें हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, मैकाट्रॉनिक्स है, ये सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शाखें हैं, मुख्तलिफ शाखें हैं। हम तो ये कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो तो कोर इंजीनियरिंग है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आपने एक अच्छा सवाल किया कि बच्चों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो रही है या स्कोप खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि इंजीनियरिंग की देखें जो रिक्वायरमेंट होगी वो उस वक्त होगी जब आपके मुल्क में इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्री लग रही होगी। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो फिर लोगों को लगेगा कि यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो रही है। आजकल जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का, IT का ट्रेंड इसलिए ज़्यादा है कि बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पैदा हो रही है। वो अपने घर में बैठ के एक लैपटॉप लेके, इंटरनेट का कनेक्शन लेके IT की, सॉफ्टवेयर की जॉब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो एक कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो ये नहीं कर सकता। वो अपने घर में मोटर बनाना नहीं शुरू कर सकता, ट्रांसफार्मर बनाना शुरू नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चे एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देखते हुए ये फ्रीलांसिंग की तरफ, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ, IT की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें क्या है कि वो अपनी एजुकेशन के दौरान या एजुकेशन फौरन ख़त्म करते ही उनको लगता है कि जी मेरा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आ गया। उनको एक इंडिपेंडेंस फील होने लगती है कि जी अब मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, अब्बा से भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, अम्मा से भी खुद ही कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट किया, रात को 4 बजे तक बैठ के कंप्लीट किया, 5,000। लेकिन क्या ये इसमें कितना लॉन्ग टर्म आपके पास है कि एक शख्स अगर एक बच्चा समझता है कि मैं फ्रीलांस करके इतना कमा सकता हूँ, किस हद तक जा सकता है वो? देखें, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में देखें और नेशनल कैपेसिटी में देखें, तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या हैं, मेरे मिड टर्म टारगेट्स क्या हैं और मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रीलांसिंग है ये बिल्कुल इसी तरह से है। मैं फ्रीलांसिंग को या इसको बुरा नहीं समझता, लेकिन मेरी
नौजवानों से ये गुजारिश है, मेरी ये एडवाइस है कि जो भी काम करें ये सोच के करें कि यार मेरा ज़िंदगी में गोल क्या है, मैं शॉर्ट टर्म अपने लिए क्या अचीव करना चाहता हूँ। क्या मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि महीने के 50,000 रुपये कमा लूँ, लाख रुपए कमा लूँ। मेरा मिड टर्म गोल क्या है, मैं 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपने आप को क्या देख रहा हूँ। तो अगर आप अपने लिए ये गोल सेट नहीं करेंगे तो आप उसी बेसिक स्टेज पे बैठ के और फ्रीलांसिंग आगे नहीं बढ़। अच्छा, मैं भी आपसे बात करते हुए एक बात आया मैं कि मैं चाय पी रहा हूँ तो नौजवान ये ना समझे कि देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तो हाल ही है कि उसको चाय तक न पूछी गई। हाँ। और हम आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे क्योंकि उनको चाय पिलाई जाती है, तो आपको तो चाय हम चाय पिला दिए गए। वो आप देखें जो इलेक्ट्रिक की स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड आप चाय खत्म कर चुके और मैं खत्म कर चुका। अच्छा और साहब, ये हम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, आपने एक वक्त गुजारा है, आपने भी खुद जिक्र किया कि आप जर्मनी में भी रहे हैं आप, और मैं चाहूंगा कि हमारे नौजवानों को पता चले कि आप वहाँ किस डिपार्टमेंट में, किस उसमें थे, किस कंपनी में थे। जर्मनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हमारा आज का बच्चा चाहता है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके वो बाहर मुल्क जाए, तो क्या स्कोप है आज उसके पास? पहले तो मैं आपने जो सवाल की इसके 2-3 हिस्से ये मैं बता दूं कि जर्मनी में रहा मैं 2000 से लेके 2002 तक, तकरीबन 2 साल का अरसा मैंने जर्मनी में गुजारा। और वो मैं अपनी इंटरनेशनल डिप्यूटेशन पे गया था। जब मैंने यहाँ NED से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। वहाँ कोई तकरीबन 5 साल की जब मैंने नौकरी की तो उसके बाद मुझे सर्टेन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए जर्मनी भेजा गया। अच्छा, जिस ज़माने में मैं जर्मनी गया तो उस ज़माने में जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी नए मर्ज हुए थे। ईस्ट जर्मनी आज़ाद हुआ था तो उनके यहाँ वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में आपको वाज़े एक फ़र्क नज़र आता था। अच्छा जी, आपको एक बाकायदा फ़र्क नज़र आता था कि जो ईस्ट जर्मन पार्ट था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा ओपन नहीं था, वहाँ कम्युनिकेशन के इशूज़ थे। लेकिन वो वाला जो पोर्शन था वो इंडस्ट्री के हवाले से और लेबर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। तो सीमेंस की भी और बहुत सारी कंपनीज़ की जो फैक्ट्रीज़ थी वो जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट में थी और जो उनके सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस थे वो उनके वेस्टर्न पार्ट में थे। अब चैलेंज ये आता था कि जो इनके वेस्ट पार्ट के लोग थे उन्होंने क्योंकि सारी ज़िंदगी ये सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब की, उन्होंने फिजिकली वो प्रोडक्ट बनते हुए उस फैक्ट्री एनवायरनमेंट में काम नहीं, क्योंकि वहाँ बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी उस जमाने में। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो नहीं सकता था। तो मेरा जो जॉब रोल था वो बेसिकली मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए भेजा गया। उस जमाने में सीमेंस पाकिस्तान की तरफ से गया। आई वाज एन एम्प्लॉय ऑफ सीमेंस पाकिस्तान, डिप्यूटेड टू सीमेंस जर्मनी। ठीक है। तो जो प्राइमरी मेरा जॉब रोल था कि सीमेंस जर्मनी को उस जमाने में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले थे। उस जमाने में ये UAE में, अबू धाबी में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी। ये वो फेज था जब दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप हो रहा था। वहाँ नए ग्रिड स्टेशन बन रहे थे, ट्रांसमिशन लाइंस थी। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जर्मन कंपनीज को मिले थे। इसी में आपके जो सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब है कि आज भी अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जर्मनी से वाबस्ता जो कंपनीज हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी मार्केट लीडर्स हैं। उसमें आप सीमेंस देखें, ABB और उस तरह की कंपनीज देखें जिनमें वहाँ पे भी जर्मन ब्रांड को जाके प्रेफर करते हैं जब कोई चीज ले रहे होते हैं। जी एग्जैक्टली। तो आज भी जो जर्मन ब्रांड है या जर्मन कंपनीज का नाम है वो साइन ऑफ क्वालिटी समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है। आज अब तो शायद थोड़ा सा ज़माना चेंज हो रहा है। जब हम टीन एज में थे तो या हम बच्चे थे तो हमें ये लगता था कि मेड इन जर्मनी अगर लिखा हुआ है तो बस आप आंख बंद करके वो चीज़ करिए। और उस चीज़ की जो प्राइस और क्वालिटी थी वो थोड़ी सी एक प्रीमियम क्वालिटी होती थी। अभी मैं यहाँ आपसे डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमें बिजली की केटल यूज़ कर रहे हैं, वो साल से हमारे पास है और उसको कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से मैं लोगों को जानता हूँ जिनके पास जर्मन वॉशिंग मशीन हैं, उनके पास उसके फ्रिज है जो 30-25 साल तक बगैर किसी मेंटेनेंस के रिपेयर के चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और कोर इंजीनियरिंग फील्ड में स्टिल जर्मनी जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, एक वजह है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक अट्रैक्शन फील होती है। और 2-3 मेरी जो ये कैरियर काउंसलर्स हैं या जो बच्चों को सेटलमेंट कराते हैं, मतलब उनके वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराते हैं, वो प्रेफर करते हैं इसलिए जर्मनी। अच्छा, आपके कहने से मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि वो कहते हैं कि चाइनीज़ कहते हैं कि यार देखो जर्मनी ने जो चीज़ बनाई वो कभी ख़त्म नहीं होती, तो देखो उनका तो बिजनेस ही ख़त्म हो गया, इसलिए हम ऐसी चीज़ नहीं बनाते, ख़त्म ना दोबारा खरीद लिया करें। तो बहरहाल एक क्वालिटी की बात है। हमारे यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक बात कहूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारा बच्चा जो है मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी का हो या बाहर का हो, हमारा मकसद तो सबके लिए
वो किस तरह अप्रोच कर सकता है, किन किन ममालिक में जा सकता है, कहाँ उसके लिए इस वक्त एक्सेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सके? देखिए मुस्तफ़ा भाई, ये सवाल अब थोड़ा सा इसलिए मैं समझता हूँ कि रेलिवेंट हो जाता है कि अब ये दुनिया सुकड़ के ना एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ये जो मेरे मोबाइल की 4-6 इंच की स्क्रीन है, लैपटॉप की 13 इंच की स्क्रीन है, इसके अंदर एक पूरी दुनिया है। अच्छा, एक चीज मैंने कोई दुनिया के 14 या 15 ममालिक में ट्रैवल किया है, मेरा सवाल आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो टैलेंट और जो स्किल सेट पाकिस्तान के नौजवान के पास है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वेरी गुड। तो उसके लिए पूरी दुनिया ओपन है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे इंजीनियर्स को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ ने अपना किरदार अदा करना है, मुझे एज अ सीनियर, एज अ प्रोफेशनल अपना किरदार अदा करना है, आपने एज अ मीडिया पर्सन अपना किरदार अदा करना है। वो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के और इंडस्ट्री के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, उसका बहुत बड़ा फौदान है। 4 साल तक आप जो बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जिस दिन वो नौकरी करने जाता है, पहला दिन होता है, उसको पता चलता है कि इस सब की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ की इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है, जब अगले दिन वो बच्चे को नौकरी करता है, उससे कहते हैं कि बेटा ये ज़रा फलां को एक एप्लीकेशन लिख दो, तो वो यूँ करके बैठा होता है कि क्या लिखना है। तो जो सबसे बड़ा फौदान है ना हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारे इंजीनियर्स थोड़ा सा पीछे रह गए हैं बाकी ममालिक से, वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री और एकेडमी की कोलैबोरेशन है वो ना होने के बराबर। हमारे यहाँ आप देखें, एक कंसेप्ट है कि जब डॉक्टर अपनी डॉक्टरी पूरी कर लेता है तो उसको 1 साल तक हाउस जॉब करना है, उससे पहले वो जॉब नहीं कर सकता। जर्मनी में कई सालों से ये कंसेप्ट है कि जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1 साल तक पेड इंटर्नशिप करना होती है किसी भी इंजीनियरिंग फर्म में, उसके बगैर आप इंजीनियर नहीं कहला सकते। तो जब वो 4 साल की लर्निंग और 1 साल का तजर्बा मिक्स होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो हमारी हम आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी लोगों को इंटरव्यूज करता रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। ये जो आपका पॉइंट है, ये हर दफा आता है कि हमारा गैप है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का, और हम वो नहीं पढ़ा रहे जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, या इंडस्ट्री वो नहीं बता रही जो उनकी ज़रूरत है, कुछ ऐसा मतलब। तो ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? बहस तो करते हैं, बात भी करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन ये लिंकेज क्यों नहीं हो रहा? देखें, ये वही अगेन चिकन वाला मामला है। ये बिल्कुल जो है अगेन चिकन वाला मामला है कि यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश होती है कि जी इंडस्ट्री आके हमें बताए क्या करना है। इंडस्ट्री की ख्वाहिश होती है कि यार अगर यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट है तो वो उसमें कुछ इनिशिएटिव लें। लेकिन जो अभी हम थोड़ा सा ऑफलाइन भी डिस्कशन कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपना किरदार अदा करना है। जो HEC हमारा इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, उन्होंने अपना किरदार अदा करना है कि जी हमने अपने बच्चों को किस तरह का करिकुलम पढ़ाना है, हमें अपने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग किस तरह से करना है, हमारे जो टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनकी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे एक प्रोफेसर है जिसने 30 साल पहले PhD कर लिया किसी एक टॉपिक पे, और अपनी 30 साल पुरानी डिग्री की बेसिस पे वो एक यूनिवर्सिटी में प्रमोशन भी उसको मिल रही है, बच्चों को वो पढ़ा भी रहा है, लेकिन कोई आदमी ये नहीं देख रहा कि उसका अपना स्किल सेट किस तरह से इम्प्रूव हुआ। अच्छा, तो इस तरह के प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। सब हम आखिर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम जब बात करते हैं अपने, खासतौर पर मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से इसलिए खासतौर पर बात करना चाह रहा हूँ कि आपका ताल्लुक इधर से, हमारा आज का मौजूद भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। पाकिस्तान में हम जो बिजली का बहरान देखते हैं, एक बहुत बड़ा मसला है ये हमारा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में, कराची के तक नहीं, हम कराची में बैठे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में कराची में बैठे हैं, लेकिन यकीनन ये पूरे पाकिस्तान का इतना इशू है। सही। इसके बावजूद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों लोग उन इदारों में नहीं जा पाते कि जाके अपनी स्किल्स वहाँ डेवलप कर सकें और आगे बढ़ सकें? अच्छा, ये जो हमने बात की ना, मैं किसी भी सोशल गैदरिंग में होता हूँ, फैमिली गैदरिंग में होता हूँ, हर दफ़ा ये डिस्कशन होती है कि बिजली का बहुत बड़ा बहरान है और बहरान आने वाला है। मैं ज़रा सा आपसे समझना चाहूँगा, आपके ख्याल में क्या बहरान है? आप क्या समझते हैं क्या बहरान है? बिजली नहीं आती, ये बहरान है, बगैर पंखे के बैठे हुए होते हैं। अच्छा, ये बहरान नहीं है, ये बेसिकली वो एक प्रॉब्लम है जो मैं और आप फेस कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहरान ही है। हाँ, बहरान है। अगर यहाँ से जाते हुए कोई आदमी ये मेन स्विच बंद करके चला जाए, हम यहाँ अंधेरे में बैठे रहेंगे, एक बहरान क्रिएट हो जाए। कोई आदमी बाहर से आएगा और वो स्विच ऑन कर देगा, ये बहरान खत्म हो जाएगा। हमारे पास बाहर से कोई नहीं आ रहा। हाँ, अब हमारा ये मसला है कि हमने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो हमने खुद क्रिएट किए, हमें खुद ही उनका सोल्यूशन तलाश करना है। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल बातें करूंगा और थोड़ी सी जनरल बातें करूंगा, तो आपको और ऑडियंस को ज़रा सा समझ में आएगा कि एक्चुअल बहरान है क्या और हम किस तरह से अपना किरदार उसमें अदा कर सकते हैं।
देखिए, पाकिस्तान में अगर हम टेक्निकल बात करें तो बिजली का बहरान पैदा करने में दो चीज़ों का बड़ा किरदार है। एक तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट हो चुका है और हमारी जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करता। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान में जितनी भी बिजली बन रही है, ज़्यादातर बिजली जो लो कॉस्ट बिजली है वो नॉर्दर्न साइड ऑफ पाकिस्तान बन रही है। आपके जितने हाइडल डैम है वो सारे वहाँ पे, ठीक है। और आपकी सबसे ज़्यादा जो बिजली की कंजम्पशन है वो सेंट्रल या सदर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये वो जगह हैं जो आपके हब है इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के। तो उसकी वजह से जो आपके ट्रांसमिशन लॉसेज हैं बहुत ज़्यादा है। आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम को एनहांस करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो एक अलमिया है हमारे लिए कि हमारा जो रेशो या प्रोपोर्शन है इंडस्ट्रियल लोड का और इलेक्ट्रिकल लोड का वो बहुत ख़राब है। पिछले 4-5 सालों में हमारा जो डोमेस्टिक लोड है वो बढ़ता चला गया। हमने खूब दबा के एसी लगाए, एक घर में 3-3, 4-4 एसी लग गए, फ्रिज हमने ले लिए, माइक्रोवेव ले लिए और इंडस्ट्री हमारी बंद होती चली गई। तो अब ये जो गैप है डोमेस्टिक लोड का और इंडस्ट्रियल लोड का, ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से टेक्निकली क्या इशू होता है? इसका टेक्निकल इशू ये होता है कि सर्दियों में आपका डोमेस्टिक लोड बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि आपको एसी नहीं चाहिए होते, आपकी जो एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो आपका ये गैप और बढ़ जाता है। तो जो आपने इंस्टॉल कैपेसिटी है आपकी वो जाया हो रही होती है उसको कि आपके पास बिजली है, आपको चाहिए नहीं, लेकिन आपको पैसे देना पड़ते हैं। अब वो पैसे मैं और आप दे रहे हैं और वो पैसे देने के लिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते तो अब बहरान क्रिएट हो जाता है। मतलब ये आज तकरीबन हम 60+ रुपीस का एक यूनिट हो गया है। तो अब ये टेक्निकल बहरान से ज्यादा एक फाइनेंशियल बहरान की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमने करना क्या है? 3 चीजें हैं। देखें, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ और अगर हम ये अपने जहन में बिठा लें, जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है ना, अगर हम ये 3 काम नहीं करेंगे तो हम और बहरानों का शिकार हो जाएंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिस हद तक कम से कम यूज करें, कम करें, बार बार यूज करें और उसको रिसाइकल करें। आपने शायद वो ज़माना नहीं देखा होगा, मैंने वो ज़माना भी देखा है जब गैस आई थी, पूरा दिन लोग अपने गैस के चूल्हे खुले छोड़ देते थे कि जी माचिस जला दें। और आज जो है गैस के लिए ये तरस है। तो ये हमारी भी तरबियत का इशू है, एक आम आदमी की तरबियत का भी इशू है इसमें कि उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो हमारी कौमी जिम्मेदारियां हैं वो क्या है। बिल्कुल है, उसको इसका अंदाजा होना चाहिए। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं हम सबकी। मतलब पानी का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ KWSB की या वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा ही भी इतनी जिम्मेदारी है। अगर मैं नलका खोल के शेप बनाता हूँ या एक कप में पानी लेके शेप बनाता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। या कोई वाटर बोर्ड या कोई गवर्नमेंट का इदारा आके इसको कंट्रोल नहीं करेगा। मैं एक बाल्टी पानी से भी अपनी गाड़ी धो सकता हूँ और 1 इंच का पाइप लगा के मोटर के साथ भी पानी, ये मुझे खुद एहसास। हाँ, ये एहसास ही शायद हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा और मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है बच्चों की तरबियत के साथ कि जब वो आगे जाएं तो उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि ये कौमी जिम्मेदारी है हमारी, या हमारे पास एक अल्लाह ताला की नेमत है। और जहाँ तक आपने इसका जिक्र किया कि पानी का इस्तेमाल, वो तो हमारे हदीस से एज ए मुस्लिम भी हम समझते हैं कि उसका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। अच्छा, मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी और तमाम नौजवानों के लिए एक बात कहूँगा। जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया, एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट हमारे होते थे, वली जान साहब। वो सीनियर आदमी थे, मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन मेरा बड़ा ख्याल करते थे। तो एक दफ़ा मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो एक जनरल डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने एक बात की और वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और आप देखें कि वो हर ज़माने पे बड़ी फिट बैठती है। कुरान करीम की एक सूरत है, सूरतुल असर, मुख्तसर सी सूरत है, 3-4 आयतें हैं, वो मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ नौजवानों के लिए कि किस तरह से आप उसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, के ज़माने की कसम इंसान खसारे में। अब ज़माना जो है ना, ये हर ज़माने की बात हो रही है। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए। ठीक, अब ईमान लाना क्या है? अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाना, रसूलों पे, कुरानी कुतुब पे, फरिश्तों पे, सब चीज़ों पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको, इस्लाम को एक तरफ रख के एक न्यूट्रल एज ए इंसान के तौर पे देखें, इल्लल लज़ीना आमनू, वो लोग जो सही बात पर ईमान लाए।
वामुलु सालिहात है, वतवासो बिल हक़, ठीक बात की तलकीन करते रहे, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, और सब्र करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो मैं नौजवानों को कहूंगा, अपना बिलीफ सिस्टम ठीक रखें, ठीक काम करते रहें, दूसरे को किसी गलत काम करते देखें उसको गाइड करें, और जो काम करते रहें उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगा। ठीक है, आखिर में मैं बस मोहनिस इकबाल साहब से चाहूंगा कि आप माजू के लिए कोई ऐसा पैगाम दीजिए जो माजू के नौजवानों के लिए कारआमद साबित हो। और मैं चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे माजू के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, ये अपने नौजवानों के जहन में ये सब कर दें, उनको ये पता होना चाहिए कि हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, उजाला है। हमने कोशिश की कि आपके सामने तमाम पहलुओं पे बात कर सकें, लेकिन यकीनन इस छोटे से वक्त में, एक थोड़े से वक्त में सारी बातें नहीं हो सकती। लेकिन यार जो चीज़ बहुत अहम है वो ये कि जब मोहनिस साहब ने आखिर में अशार भी का जिक्र भी, अशार भी पढ़े और साथ में वो जो वल अस्र सूरह असर की तिलावत की और उसका तर्जुमा बयान किया, बहुत अहम है कि हमें इस बात को नौजवानों को समझने की ज़रूरत है कि हमें जब कोई काम भी करना है तो इस ईमान के साथ करना है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, और हक पे कायम रहना है, और सब्र से काम लेना है, और आगे बढ़ना है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात से गुजरने के लिए सब्र और ईमान, ये 2 क़ुव्वतें ऐसी हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। और हमारी कोशिश है माजू में भी रहते हुए कि अपने नौजवानों को हम ये तरबियत भी कर सकें कि आपने जब आगे बढ़ना है तो किस तरह बढ़ना है। और ऐसे लोग, मोहनिस इकबाल सिद्दीकी साहब जैसे लोग जब आपके सामने आते हैं, वो आपके लिए एक नमूना है। आप उनकी ज़िंदगियों से तजुर्बा हासिल करते हैं और फिर अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक लेके चलने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। हमें बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज बेहतर लगी, आप क्या समझते हैं, आपको माजू के मेहमान में और कौन से गेस्ट हैं जिनको आप मुनासिब आप समझते हैं कि आप उनको सुनना चाहेंगे, आप ये भी हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको आपसे मिलवाएं और आपकी राय का इज़हार रहेगा, क्योंकि उससे हम अपना प्रोग्राम और बेहतर कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज।